क्या ही फायदा ऐसे एमबीए का जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो। अरे मिल जाएगी, इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे कैसे ना करूं, तुमसे शादी जो करनी है। तुम्हारे पापा को क्या बोलूंगा कि क्या कमाता हूँ? अरे तो तब तक मिल ही जाएगी कोई छोटी मोटी नौकरी। अरे तुम्हारे पापा मुखिया भाई, ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं करा देंगे वो। अरे मैं मनाऊंगी तो मान जाएंगे। ईशा करण के गले लग जाती है और तभी पीछे से जोर की एक आवाज आती है। ईशा! ईशा अपने भाई को देखते ही एकदम से उठ जाती है। भैया आप यहाँ? तो ये हो रहा है मंदिर जाने के बहाने है, ये हो रहा है। परमीत आकर ईशा का हाथ पकड़ उसे वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगता है। भैया छोड़ो मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अब पापा को बताइए तू कि तू कौन से मंदिर जाती थी। चल। तभी करण उसके पास भागता हुआ आता है। नहीं, देखिए भैया, आप ऐसा मत कीजिए। हम दोनों खुद से ही मुखिया जी को बताने वाले थे कुछ दिनों में। अरे अब मैं बताऊंगा ना, तेरी हिम्मत कैसे हो गई है? तू भी चल चल। अरे ये देख लो आपकी बेटी को, जिसे आप इतनी शरीफ मानते थे। देख लो अब। पापा मेरी बात तो सुनो आप एक बार। क्या हो रहा है ये? अरे मंदिर के नाम पे अपने आशिक के साथ बैठी थी घाट पे ये। प्रकाश गुस्से में ईशा के पास आता है। कौन है ये? कौन है ये? अरे बता अब। पापा ये करण है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। तो क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? ईशा डर के मारे अपना सिर नीचे कर लेती है और प्रकाश तभी करण की तरफ देखता है। क्या करता है तू? क्या करता है? पापा ये। अरे चुप, मैं उससे बात कर रहा हूं ना। हाँ बोल। वो मैंने एमबीए किया था तो अभी नौकरी ढूंढ रहा हूं, पर जल्दी ही मिल जाएगी। ओह, तो मतलब तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है। और पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा तो अखबार बेचते हैं। अच्छा, और कितना कमा लेते हैं उससे? करण कुछ नहीं बोल पाता। अरे बोल। 10-15 हजार आ जाते हैं। और इसीलिए तूने सोचा कि किसी अमीर की लड़की को फंसा लेता हूं और उससे भर भर के पैसा आ जाएगा, है ना? नहीं मुखिया जी, ऐसा नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। तुम चुप क्यों खड़ी हो? पापा नहीं, ये ऐसा नहीं है। करण सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम चुप खड़ी रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मेरी नौकरी लग जाएगी थोड़े दिनों में। और तू कितना कमा लेगा ऐसे? और तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है? मैं कुछ सालों में पैसा इकट्ठा करके एक घर ले लूंगा। ईशा तभी अपने पापा के सामने आ जाती है। पापा मेरे लिए बस एक मौका दे दो करण को। प्रकाश कुछ देर तक चुप रहता है। ठीक है, तुझे इतना ही प्यार है ना, तो एक घर है मेरे दोस्त का, काफी आलीशान है। तूने अगर वो खरीद लिया तो बेटा, मैं खुद तुझे अपनी बेटी दे दूंगा। समझ गया? करण और ईशा ये सुनते ही चौंक जाते हैं। अरे पर क्या बोल रहे पापा? पर एक शर्त है कि तुझे 1 साल के अंदर वो घर खरीदना पड़ेगा, पूरे पैसे देकर। और घर है वो 20 लाख का, समझा? पर मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा? वो तू देख। पर अगर एक दिन भी देरी हुई तो रिश्ते बहुत हैं मेरे पास बेटा, तुझसे कहीं बड़े बड़े। बता मंजूर है? बता, बोल। मंजूर है। करण इस सारे झगड़े से निपट कर वापस आ जाता है, लेकिन उसके मन में अब बहुत बड़ी चिंता होती है। मैंने मान तो ली उनकी शर्त, पर मैं करूंगा कैसे ये सब? करण पूरी रात बिना सोए इसी चिंता में गुजार देता है
और फिर अगले दिन बेचैन सा इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसका दोस्त नमन उसे बीच रास्ते में मिल जाता है। ओए, कहाँ खोया हुआ है? करण एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। हाँ, क्या हुआ? अबे तो ठीक है ना? पता नहीं यार, इस वक्त तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अबे तो हुआ क्या है, ये तो बता। चल बताता हूँ। करण और नमन एक ढाबे पर जाकर बैठ जाते हैं और करण उसे सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, अरे यार ये तो बड़ी गहरी दिक्कत हो गई भाई। अब क्या करेगा तू? पता नहीं यार। अबे यार तूने एमबीए किया तो है, तो तू अपना धंधा खोल लेना कोई, उसी चीज की तो पढ़ाई होती है वो। अरे यार इतना आसान थोड़ी ना है। अरे आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं भाई, और मैं तो कहता हूँ कि यही कर ले, ढाबे का काम। अरे इतना आसान कहाँ है, इसमें इतना खर्चा है। खाना बनाने के लिए जो चाहिए वो सामान, और फिर जगह भी लेनी पड़ेगी। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तभी उनके सामने कुछ लोग आकर बैठते हैं। अरे भाई बहुत झंझट है ये रोज रोज यहाँ आकर खाना। अरे मेरी पत्नी भी चिड़चिड़ करती रहती है कि मैं क्यों बनाऊं, तो इससे अच्छा तो यहीं खा लो। पर काश दफ्तर में आ जाता खाना बैठे बैठे। हाँ भैया सच में वो शहरों वाला काम होना चाहिए कि घर पर या जहाँ भी हो आपको वहीं खाना मंगवा लिया, वहीं मिल गया। करण बैठा बैठा उनकी बातें सुनता रहता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। अरे आ गया? हाँ हाँ पिताजी। नौकरी वगैरह का क्या चल रहा है बेटा? ढूंढ ही रहा हूँ पापा, पर पता नहीं दिक्कत। देख के आने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? ठीक है, तो जल्दी उठ जाइए फिर कल। करण सुबह सुबह उठकर अखबार फेंकने चला जाता है। करण एक एक करके सभी घरों में अखबार फेंकता जाता है। तभी एक आदमी सामने से आता है और अखबार उठा लेता है। अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद। करण अपना हाथ उठाकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगर ये अखबार लोगों के घर तक आ सकता है तो खाना क्यों नहीं? और देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा, बोलो। पापा हम अगर अपना खाने का काम कर ले तो? खाने का मतलब? अरे मतलब कि हम अगर खाना बेचे तो? मतलब ढाबा खोलना है तुझे? अरे नहीं नहीं, पर वैसा ही कुछ। देखो मैं बताता हूँ, ढाबे के लिए जगह चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, तो खाना हमारे घर पर ही बनेगा। अरे इस झोपड़ी में कौन खाने आएगा बेटा, बोल। अरे कोई यहाँ नहीं आएगा पिताजी, बल्कि खाना उनके पास जाएगा। मतलब? अरे देखो गांव में कितने लोग हैं जिनके घर कोई खाना बनाने वाला नहीं है, और है भी तो बीमार हैं या बनाना नहीं चाहता। तो क्यों ना हम उन लोगों को खाना बनाकर देकर आए। पर तुझे कैसे पता कि कहाँ देना है खाना और कब? अरे वो लोग हमें बताएंगे, वो हमें ये बता। तरकीब तो बढ़िया है बेटा, पर तू गांव के एक एक इंसान के पास थोड़ी जाके पूछेगा। अरे वे लोग खुद ही लिख करके हमारे पास ऑर्डर देके जाएंगे ना, पूरे हफ्ते या महीने का, कि उन्हें क्या क्या खाना है, किस किस दिन क्या क्या खाना है। पर उन्हें कैसे पता लगेगा अपने आप? अरे आप करोगे ना पापा, अखबार में थोड़ी जान पहचान लगवा के इश्तेहार छपवा देना हमारे इस धंधे का, और उस पर लिखा पता देखकर आ ही जाएंगे दो चार लोग। अरे हाँ ये तो ठीक कहा तुमने बेटा, मेरा खास ही है जो ये अखबार छापता है। माँ तुम बना लोगी खाना? मैं भी मिलके बनाऊंगा तुम्हारे साथ। क्यों नहीं, बनाऊंगी। दोनों माँ बेटे साथ में मिलके बनाएंगे। धन्यवाद माँ। पर नाम क्या रखेंगे? एमबीए ढाबा। थोड़े दिनों में करण के उस धंधे का इश्तेहार हर अखबार में छप जाता है और घर घर पहुंच जाता है। भाई वाह, ये तो काम की चीज है भैया, देख के आता हूँ। जुगनू थोड़ी देर में उनके घर चला जाता है। अरे कोई है? तभी करण बाहर आता है। हाँ जी बताइए। वो मैंने इश्तेहार देखा था,
कि आप खाना भिजवाते हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मैं बस यही जानने आया था कि खाने में क्या होगा। देखिए जी, 4 सब्जियां होंगी खाने में। दाल, पनीर, एक सूखी सब्जी और एक हरा साग, साथ में रोटी और चावल। अच्छा, और मैं इनमें से जो भी लिखूंगा वही सब्जी आप दे जाओगे? हाँ, इनमें से कोई भी 3 सब्जी, और बाकी रोटी और चावल तो है ही। तो आपको जो खाना है वो, और आपका खाना कहाँ और कब दे के जाना है वो सब लिख के दे दो, और साथ में अपना नाम। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया भाई साहब। रुको फिर मैं दे देता हूँ लिख। जुगनू उसे सारी चीजें लिख कर दे देता है। धन्यवाद। और भाई साहब, अगर हो सके तो अपने यारों दोस्तों को भी बता देना ये सब। हाँ भाई साहब, बिल्कुल, चिंता मत करो। और 1 महीने के अंदर ही उनके पास कई लोगों के ऑर्डर आ जाते हैं। पर भाई साहब, टाइम पे ले आना, ठीक है? अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएगा सारा खाना। ये लो भाई साहब आपका खाना। वाह भाई वाह, एकदम शुद्ध और साफ। मजा ही आ गया। अरे तो घर का खाना ही तो है काका। करण का ये धंधा अब दिन ब दिन फैलता जाता है। काम तो अच्छा चल निकला ना। गांव में चारों ओर चर्चा फैली हुई है, और तो और पापा के दोस्त भी कुछ दिनों पहले तुम्हारे धंधे के बारे में उन्हें बता रहे थे। अरे वाह, अच्छा काम तो सही चल रहा है और पैसे भी ठीक ठाक इकट्ठे हो गए। लेकिन अब दिन पे दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बाहर के गांव से भी ऑर्डर आने लगे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है। दिक्कत यह है कि जगह अब कम पड़ रही है इतना खाना बनाने के लिए, और अकेला मैं कहाँ जाऊं देने। नमन तो कह रहा था कि 2-4 लोग काम पर रखने पड़ेंगे, इससे धंधा दुगना हो जाएगा। अरे उसकी तो बोलो मत। स्कूल में बताने क्यों मुझे बार बार देखता रहता था। अरे वो तो इसलिए क्योंकि उसे पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे बार बार आके कहता था कि मुखिया की बेटी है, तुझे दिल से नहीं लगाएगी। चलो वो चाहे जो भी हो, पर ये शुक्र है कि काम सही चल रहा है। और मैं तो कहती हूँ एक ढाबा ही खोल लो अपना, जगह भी हो जाएगी एक। उसी के अगले महीने करण अपना खुद का एक ढाबा खोल लेता है। बबलू, तेरे सारे ऑर्डर पुकिया गांव के हैं, ठीक है? और बिट्टू तेरे ओमपुर के। बाकी सारी चीज। कमाल कर दिया तूने, 4-5 महीनों में धंधा इतना बढ़ा दिया कि पूछो मत। अरे पिताजी, सब आपका ही तो आशीर्वाद है। तू कहे तो एक और इश्तेहार छपवा दूं बेटा? हाँ, ये करवा दो पिताजी आप। और कुछ ही दिनों में करण के ढाबे का नाम आसपास के सब गांवों में फैल जाता है और उसका काम दुगना बढ़ जाता है। ये हो जाएंगे 6 लाख रुपए। इन्हें भी फटाफट बैंक में डलवा देता हूँ। अब बस 4-5 महीने और है, और जैसा काम चल रहा है तब तक तो हो ही जाएंगे। करण सारे पैसे अपने खाते में डलवा कर वापस अपने ढाबे पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ढाबे पर पहुंचता है, तभी उसे दिखता है कि उसके ढाबे के सामने कई सारे लोग खड़े हैं और उसका पूरा ढाबा जलकर काला हो चुका है। अरे ये कैसे हुआ? क्या हुआ? उसके ढाबे का एक बावर्ची भागते हुए उसके पास आता है। अरे भैया जी, सब बर्बाद हो गया भैया। अंदर रसोई के सारे बर्तन वगैरह सब गायब हैं, और हमारी जो खाना ले जाने वाली साइकिलें थी वो भी चोरी हो गई हैं। ये सुनते ही करण हक्का बक्का रह जाता है और दौड़ता हुआ रसोई में जाता है और देखता है कि पूरी रसोई खाली पड़ी है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे एक भी साइकिल वहां नहीं दिखती। करण वहीं अपने घुटनों पर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ और कैसे हुआ? करण वहां बैठा बैठा बुरी तरह से रोने लगता है। तभी उसके पापा वहां आते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? पिताजी देखो ना, ये सब क्या हो गया पिताजी? सब बर्बाद हो गया पिताजी, मेरा सब बर्बाद हो गया। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं रोते। अरे संभालो खुद को बेटा। चलो पहले थाने चलते हैं इसकी रिपोर्ट कराने। करण के पिता उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हाँ जी, क्या चोरी हुआ है?
जितने भी बर्तन थे और बहुत सारा रसोई का सामान, वो सभी चोरी हो गया। और जो भी साइकिलें थी वो भी चोरी हो गई। और आपको लगता है कि किसी ने जानबूझ के आग लगाई है? हाँ साहब। अरे पर इनकी गलती से भी तो हो सकता है। क्या पता रात को सिलेंडर खुला छोड़ गया हो। मैं कल रात को खुद सारे सिलेंडर बंद करके गया था और चोरी भी। अरे हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आप घर जाओ पिताजी, मैं जाके देखता हूँ अगर कुछ बचा हो तो। करण बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और चुपचाप बस अपने जले हुए ढाबे के सामने खड़ा हो जाता है। भगवान, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि ये सब हो गया मेरे साथ? तभी नमन वहाँ जाता है। अरे करण। करण जैसे ही नमन की ओर देखता है वो एकदम से रो पड़ता है और उसके गले लग जाता है। अरे यार बस बस, कोई बात नहीं यार, चुप हो जा एकदम, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा भाई। करण अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। नमन उसके साथ ही वहीं बैठ जाता है। अरे कैसे ठीक होगा यार, पैसे हुए नहीं है और जितने हुए थे वो अब इसको दोबारा खड़ा करने में चले जाएंगे। अब नहीं हो सकती मेरी और ईशा की शादी यार। अरे कोई बात नहीं भाई, शायद भगवान की इसमें कोई मर्जी हो। बहुत लड़कियां हैं यार। भाई मैं प्यार करता हूँ उससे यार। अरे अच्छा ठीक है यार, तू पहले शांत तो हो जा, कुछ ना कुछ उपाय निकल आएगा ना। करण कुछ नहीं बोलता। तू पहले मेरे साथ चल, तुझे घर छोड़ के आता हूँ। मुझे कुछ देर अकेले रहने दे। अरे पर यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, कल बात करेंगे यार। नमन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और करण वहीं बैठा रहता है। शाम हो जाती है, तब ईशा वहाँ आती है। करण उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। क्या करेंगे ईशा अब हम? ईशा उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लेती है। चलो मेरे साथ। कहाँ? पापा ने बुलाया है तुम्हें। पर अब क्या करूंगा वहां जाके? मुझे पता है वो क्या कहने वाले। चलो तो एक बार। करण बिना कुछ कहे ईशा के घर चला जाता है। हाँ भाई, तुम्हारे काम को क्या हुआ? करण उसे सारी बात बता देता है। किसने किया है? पता नहीं, थाने में कंप्लेंट की है पर अभी तक कुछ पता नहीं लगा। पर मुझे पता लग गया है बेटा कि यह किसने किया है। करण चौंक कर मुखिया की तरफ देखता है। आपको कैसे पता? क्योंकि जिसने ये किया है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना ही बेटा है। करण ये सुनते ही चौंक जाता है। पर मैंने सिर्फ ये अपनी बहन की भलाई के लिए किया है। कौन सी भलाई कर दी तूने? हैं? किसी की जिंदगी बर्बाद करके? गलती असल में मेरी ही है, बचपन से यही देखा है इसने। पर पापा आप भी तो खिलाफ ही देना इसके। मैं इसलिए खिलाफ था क्योंकि तब ये 1 रुपया भी नहीं कमाता था और मेरी बेटी को मैं कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं भेज सकता जिसके पास उसे खिलाने तक के लिए रोटी ना हो। लेकिन फिर मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से इस लड़के ने जी जान लगा दी पैसे कमाने में। ये सुनते ही करण चौंक कर मुखिया की तरफ देखता है। क्या? बेटा मैं सब देख रहा था कि कैसे तू दिन रात साइकिल लिए लोगों को खाना बांटता फिर रहा था, कि तूने उस ढाबे को खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत कर दी और ये सब क्यों किया? बस मेरी बेटी के लिए। करण का ढाबा फिर से बन जाता है और आखिरकार करण और ईशा की शादी मुखिया पूरे धूमधाम से कर देता है। था एक लड़का गांव का ही, वो लेके चल मुझे उसके पास, तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगा। पर पापा मैंने कहा ना लेके चल मुझे उसके पास।
परमीत उन सबको उसके घर ले जाता है और मुखिया पुलिस को भी वहीं बुला लेता है। अरे ये तो पुलिस घर का दरवाजा खटखटाती है और तभी नमन आकर उसके घर का गेट खोल देता है। नमन, तूने किया ये सब? यही था। हाँ। एक मिनट, तू तो 2-3 हफ्ते पहले आया था मेरे घर ईशा का हाथ मांगने। क्या? ईशा का हाथ मांगने? हाँ, बोल रहा था कि मेरी अच्छी नौकरी है तो मैं बहुत अच्छे से रखूंगा। दोस्त माना था तुझे और तूने ये तोहफा दिया मेरी दोस्ती का। तू कभी से लायक नहीं था इसके, लेकिन इसने बस तुझे पसंद किया। तुझे पता नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरा दिल कैसे टूटा था। स्कूल के वक्त से ही मैं प्यार करता था ईशा से, तो एक दिन हिम्मत करके सोचा कि बता ही दूं। तो एक गुलाब का फूल लिया और मैं बताने जाने ही वाला था कि तभी तू आ गया। भाई बता दी मैंने उसे अपने दिल की बात और उसने हाँ भी बोल दिया। भाई मुझसे पूछ भाई, प्यार न मिलने का दर्द। मैंने जो किया सिर्फ ईशा के लिए किया। नौकरी भी की तो बस उसी के लिए। तो तुझे कैसे लेके जाने देता इसे? नमन, कोई खिलौना नहीं है वो जो तू ले जाए। वो मेरे साथ यहां है तो अपनी मर्जी से है। दोस्ती के नाम पे कलंक है तू। ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इन्हें। पुलिस तुरंत उन दोनों को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है और कुछ महीनों में